ओके। अच्छा, तो बताइए लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे, किस जगह पे थे? अर्थक्वेक्स मुकम्मल हो गया था? जी वालेकुम सलाम। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा, मैं बोलता ही ऐसे, थका हुआ नहीं हूँ आज, ठीक हूँ। प्रिवेंशन तक कर लिया था, हाँ, तो इट मीन्स कि मुकम्मल हो गया। अच्छा जी। मुझे आप टेल द रिडक्शन गो रिस्क ऑफ अर्थक्वेक, जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, थैंक यू सर। मुस्कान, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है वुल्कनिज्म। जो वोल्केनो का माउथ होता है, दैट इज क्रेटर, जहां से लावा ऊपर आ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड नेक और वेंट। कुछ साइडों से भी निकल रहा होता है, छोटे छोटे फिशर्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेकेंडरी वेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा यार, ये अभी खत्म नहीं हुआ अजाब। अच्छा जी, सेकेंडरी वेंट्स यानी जब वोल्केनिज्म हो रहा होता है तो जरूरी नहीं सारे का सारा लावा इधर से आ रहा है, सेकेंडरी साइडों पे भी क्रैक्स होते हैं, वहां से भी निकल रहा होता है। अच्छा, एक बात, दूसरा, जब भी वोल्केनिज्म होता है उससे तीन तरह का मटेरियल आ रहा होता है। सबसे पहले गैसेस आती हैं, फिर सॉलिड आता है, फिर लिक्विड। CO2, CH4, CO, H2S, कई गैसेस आ रही होती हैं। सॉलिड में दो चीजें आ रही होती हैं, ऐश और वोल्केनिक बॉम्ब्स। राख और बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है जी, दहकती हुई। और वो जिस तरह कोई चीज आपने देखी हो, मंजनीक में डाल के जिस तरह कोई चीज बाहर फेंकी जाती, प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ, इसी तरह से वोल्केनिज्म से भी इसी तरह से बड़ी बड़ी रॉक्स निकलती हैं और दूर दूर जाके गिरती हैं, उनको वोल्केनिक बॉम्ब्स कहते हैं। पायरोक्लास्ट वैसे इसका नाम है असल, लेकिन आम जुबान में समझने के लिए वोल्केनिक बॉम्ब्स इसको कह दिया जाता है। वैसे ये पायरोक्लास्ट ज्योग्राफी की टर्म्स। लिक्विड जो है, अच्छा, लिक्विड इसमें मैग्मा यानी मोल्टन रॉक्स आ रही होती हैं, लावा, ये मटेरियल आपके पास आ रहा होता है। अच्छा, जब भी वोल्केनिज्म होता है तो उस वक्त एक बहुत बड़े यानी कि ब्लास्ट की सूरत में, एक्सप्लोजन की सूरत में होता है। ये जो इसकी नेक है, इसका जो क्रेटर है, जब एक दफा वोल्केनिज्म हो जाता है, फिर उसके बाद ये इतना इतना ऊपर से समझे फिर सॉलिड हो जाता है, प्लग इन हो जाता है। जब नेक्स्ट टाइम वोल्केनिज्म होता है, ये सारा रॉक्स ऊपर प्लग टूटता है, ठीक है जी, और फिर इसने बाहर आना होता है, ब्लास्टिंग होती है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू होता है।
सो एक क्लाउड ऊपर बनता है, इनिशियली एक क्लाउड बहुत बड़ा ऊपर डेवलप होता है गैसेस का, ठीक है जी। और ये हैवी गैसेस इसमें मोस्टली होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड करना शुरू करती हैं, हैजर्डस होती हैं। H2S हैजर्डस है, CO2 बहुत बड़ी कंटामिनेंट है, CO बहुत बड़ा कंटामिनेंट है, ठीक है जी। तो एक तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, नंबर 2 हैजर्डस है, हेल्थ हैजर्डस है। H2S अगर ज्यादा आएगी, मीथेन ज्यादा आएगी, तो आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, ये सबसाइड करती हैं। सो सिर्फ लावा से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, जब वोल्केनिज्म होता है तो इन गैसेस से बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इससे राख गिरना शुरू होती है और सारा एरिया जो है उसके ऊपर आपको ऐश ही ऐश नजर आती है, विजिबिलिटी रिटार्ड हो जाती है, कम हो जाती है, गाड़ियों पे, सड़कों पे, घरों पे राख पड़ी होती है चारों तरफ। फिर अच्छा जी, उसके बाद फिर लावा फ्लोज शुरू हो जाते हैं। लावा दो तरह का यहाँ पे फ्लो कर रहा होता है। एसिडिक लावा होता है, बेसिक लावा होता है। एसिडिक लावा हम बोलते हैं जब मोर देन 45% सिलिका हो। बेसिक लावा हम बोलते हैं जब लेस देन 45% सिलिका। सिलिका की अमाउंट अगर 45% से ज्यादा हो तो उसको हम एसिडिक लावा बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये हनी की तरह फ्लो करता, मार्क कर दीजिए जी, दोनों मार्कर ही बस हो। अच्छा, हनी की तरह ये मूव करता है, ठीक है जी। और इसकी विस्कोसिटी, ये लेस विस्कस होता है, ये बहुत इजीली फ्लो करता है, ठीक है जी। अच्छा, और ये बहुत स्लोली 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 नीचे मूव करता है। अगर एसिडिक लावा आएगा, सपोज ये कोई सरफेस है, एसिडिक लावा आएगा तो यहां पे वो पाइलअप होगा, हाइट गेन करेगा वोल्केनो। लेकिन अगर बेसिक लावा आएगा तो क्या सीन हो रहा होगा? बेसिक लावा क्या करता है? फ्लो की शीट्स बनाता है, हाइट नहीं गेन करेगा, ठीक है जी। अच्छा, मोस्टली जो ओशियानिक वोल्केनिज्म होता है, मिड ओशियानिक रेजिस के ऊपर जो लावा फ्लो होता है वो बेसिक होता है। और बेसिक लावा में मोस्टली केमिस्ट्री जो है वो बेसॉल्ट रॉक की होती है और इसको बेसॉल्टिक भी बोलते हैं। और एसिडिक में जो चल रही होती है दैट इज ग्रेनाइट, ग्रेनाइटिक भी बोलते हैं। याद रख सके तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एन इश्यू। हो गया बच्चों? अच्छा, दो तरह का लावा आ रहा होता है। इसके आगे जब ये लावा फ्लो करता है तो लावा के पाइलअप होने से जो डिफरेंट किस्म की शक्लें सामने आती हैं उनको भी नाम दिए जाते हैं। पिलो लावा फ्लोस, यानी कि तकिए बनाता है, बाहर आता है, जमता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, इस तरह जिस तरह पिलोज होते हैं, तकिए होते हैं, उस तरह वो पाइलअप हो रहा होता। जी, इकरा जैनब। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है, और बाज़ औक़ात शीट लावा फ्लोज होते हैं। इससे हटके दो तरह का लावा हो गया, आपने ये लिखना है। अब है टाइप्स ऑफ वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनिज्म होता है, डोरमेंट होता है, और एक्सटिंक्ट
या डेड वोल्केनिज्म होता है। एक्टिव वोल्केनोज जो होते हैं टाइम एंड अगेन इरप्ट करते रहते हैं, टाइम एंड अगेन इनसे इरप्शन होती रहती है। जी बच्चे, यू आर राइट उस्मान असलम। बेसिक इज लेस विस्कस, विस्कोसिटी का मसला है सारा। अच्छा, जो डॉर्मेंट होता है ऐसा वोल्केनो जो काफी देर से इरप्ट ना हुआ हो, ठीक है जी, पिछले 50 साल से, ठीक है जी, लेकिन किसी भी वक्त उसमें इरप्शन हो सकती है, आप उसको डेड डिक्लेयर नहीं करते, तो हम कहते हैं ये डॉर्मेंट है, ठीक है जी। अच्छा, एक्टिव वोल्केनिज्म आपको कहां मिलता है? एमओआर्स के ऊपर, मिड ओशियानिक रिजेस के ऊपर आपको मिलता है। इसके अलावा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में मिलता है, यानी कि पैसिफिक ओशन की सराउंडिंग में आपको एक्टिव वोल्केनिज्म मिलेगा। डॉर्मेंट कहां पर मिलेगा? मेडिटेरेनियन सी की, यानी इन द साउथ ऑफ यूरोप, मेडिटेरेनियन सी की सराउंडिंग में आपको मिलेगा। ठीक हो गया। एक्सटिंक्ट या डेड, जो अब कभी भी इरप्ट नहीं होगा, डेड हो गया। वह पहले कहीं कभी वो किसी हॉटस्पॉट पे था। एक्टिव से मुराद है जिसकी फ्रीक्वेंसी इरप्शन की, ठीक है जी, ज्यादा होती, मानूर साजिद, यानी कि टाइम एंड अगेन हर साल, हर दूसरे तीसरे साल उसकी इरप्शन होती रहती। लेकिन अगर कोई बंद पड़ा हुआ पिछले 50 साल से इरप्शन वहां पे नहीं, तो आप कहते हैं सो रहा है, अभी डोमेंट है, लेकिन किसी भी वक्त इरप्शन हो सकती है। डेड बिल्कुल इरप्ट नहीं करता। जैसे कि पाकिस्तान में डेड वोल्केनिज्म है, डेड वोल्केनो है पाकिस्तान में, रेकोडिक उसका नाम है। रेकोडिक जो माइन है, इट्स बेसिकली द नेम ऑफ अ डेड वोल्केनो। इसी से लिंक्ड एक और याद रख लें, बड़ा फेमस है अमेरिका में, डेविल्स टावर। यानी ये वो साइट्स हैं जो पहले जहां पे इरप्शन होती थी, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अब वो मूव कर चुकी हैं उस जगह से, और नीचे कोई इस वक्त किसी किस्म के चांसेस नहीं है वहां पे वोल्केनिज्म के, तो इनको हम डेड वोल्केनोज बोलते हैं। ये 3 टाइप्स आपने एक्सप्लेन करनी। कुछ बुक्स में या नेट पे आप कंफ्यूज होंगे, वो टाइप्स में दे रहा होगा वोल्केनियन टाइप, विसुवियन टाइप, ठीक है जी, और फला फला फला, वो टाइप्स ऑफ इरप्शन है, आपका उससे लेना देना नहीं है, वो वोल्केनोज की टाइप्स नहीं है। वोल्केनिक इरप्शन जब होती है, इसकी कई तरह की किस्में होती है। लावा बाजू का थ्रेड, हेयर लाइक इस तरह हवा में उड़ा होता है, ठीक है जी, और इतनी पतली पतली धारियां बनी होती हैं लावा की, बालों की तरह, ठीक है। फिर बाजुकात ये बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ आता है, कभी एक्सप्लोजन कम होता है और सिर्फ फिशर से निकल रहा होता है। टाइप्स ऑफ इरप्शन है वो टाइप्स ऑफ वोल्केनिज्म नहीं है। टाइप्स ऑफ वोल्केनिज्म आपने ये तीनों ही कर। अच्छा जी, कॉजेज क्या है वोल्केनिज्म के? ये अभी तक जो आपने किया ये सारी इसकी एनाटॉमी की बेसिक कॉजेज है। नंबर 1, प्लेट टेक्टोनिक्स। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मार्जिन पे होता है बस, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मार्जिन के ऊपर। कन्वर्जेंट की एग्जांपल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और डाइवर्जेंट की एग्जांपल क्या है? मिड ओशियानिक रिजेस, एमओआर्स।
इसके अलावा एक और रीजन भी वोल्केनिज्म की, वो है हॉट स्पॉट्स। मैंटल के अंदर अगर किसी जगह पे रेडियो एक्टिविटी की वजह से या किसी भी वजह से अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है जी, तो ऊपर कौन सी सरफेस है, कहीं पे टेक्टोनिक है या नहीं है, इस चीज को एक साइड पे रख दें। इवन देन वो क्या करेगा, वो अपर वाली सरफेस जो है क्रस्ट, उसको क्रैक करके उससे बाहर आ जाए। अगर नीचे कोई मैसिव स्केल पे हीट एक्टिविटी हो तो, और इसके चांसेस 0.00 समथिंग होते, बहुत कम चांसेस होते। मेनली जो 99% जो वोल्केनिज्म है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से हो रहा है, लेकिन हॉटस्पॉट्स की वजह से किसी भी स्टेबल एरिया में हो सकता है। ड्यू टू इंक्रीज्ड हीट इन mantle बाय एनी रीजन, मोस्टली रीजन होती है कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है जी, उसकी वजह से ही हो रहा होता। तीसरी है परकुलेशन ऑफ वाटर। अगर पानी परकुलेट कर जाए, सपोज यहां से कोई क्रैक्स हैं और वहां से पानी एंटर होते होते जो नीचे मैग्मा चैम्बर है उस तक पानी अगर परकुलेट करता है, या किसी ऑलरेडी वोल्केनो के नीचे उसके वेंट तक पानी पहुंचता है तो पानी जैसे ही नीचे जाएगा ये हीटअप होके स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम का वॉल्यूम ज्यादा है, जब इसका वॉल्यूम ज्यादा, जिस तरह टायर फटता है वही सूरत हाल हो जाएगी। इधर स्टीम के आने की वजह से ये वोल्केनिज्म जो है ये ट्रिगर हो जाएगा। अगर वोल्केनो नहीं भी है तो नीचे अगर पानी चला गया, इतना नीचे डीप परकुलेट कर गया है कि इट इज एंटरिंग इनटू किसी भी मैग्मा चैम्बर, या जो लिथोस्फेयर का लोअर पार्ट है यानी कि क्रस्ट का लोअर पार्ट है वहां तक पहुंचता है, तो ये भी ट्रिगर करवा सकता है वोल्केनिज्म को। तो ये तीन आप जो है इसकी कॉजेस इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इफेक्ट्स क्या है? जब भी वोल्केनिज्म होता है हैजर्डस गैसेस आती हैं जी, एक मसला। पोल्यूशन दूसरा मसला, एयर पोल्यूशन। तीसरा मसला विजिबिलिटी, लेस विजिबिलिटी। चौथा मसला, जब भी वोल्केनिज्म होता है वोल्केनिक बॉम्ब्स घरों पे आके गिर सकते हैं और उससे आग लग सकती है, घर टूट सकते हैं। जी फरहान अली, मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। ये जरा लिस्ट बना लें फिर देखते हैं। वोल्केनिक बॉम्ब्स ये डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इसके बाद बड़ा हैजर्ड क्या है, वाइल्ड फायर हो सकती है। अगर कोई जंगल है और वहां पे वोल्केनिज्म हुआ है तो वहां पे वाइल्ड फायर हो सकती है, आग लग सकती है। अगर कोई ग्लेशिएटेड रीजन है, अगर कोई ऊपर ग्लेशियर है
और वहां पे वोल्केनिज्म हो रहा है, तो उस सूरत में क्या हो सकता है? एवलांच आ सकती है। मेल्टिंग ज्यादा हो तो फ्लैश फ्लड आ सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अगर उसमें मिट्टी ज्यादा हो और वो गारे की तरह मूव करे, वही पानी जो ग्लेशिएटेड रीजन में आएगा नीचे, तो उसको लाहड़ बोलते हैं, LAHAR। लाहड़ सोच सकते हैं जी, एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड ड्रेन हो सकती है, ठीक है। अर्थक्वेक्स आते हैं, लोकल अर्थक्वेक्स। रोड्स टूट सकते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो सकती है सराउंडिंग एरिया में। ठीक हो गया जी। फ्लैश फ्लड, एवलांच, लाहर, ये ग्लेशिएटेड रीजन के। लाहर से मुराद होती है, एक तो सिंपल है फ्लैश फ्लड, जिसमें मेल्टिंग के बाद पानी मूव करता है। अगर इसी पानी में बहुत ज्यादा मिट्टी, डेब्रिज और चीजें इस तरह का, जो रास्ते में चीज मटेरियल आती है उसमें शामिल होती जाए, जिस तरह आप यूं समझे मड होती, ठीक है जी, अगर मडी मटेरियल हो तो उसको हम लाहर बोलते। ठीक हो गया। ये इफेक्ट्स हैं। इसके बाद अगर कोई नीचे वैली में कोई घर है, तो वो नीचे दब सकते हैं, सारे का सारा लावा जो है वो उनके ऊपर जा सकता है। ठीक है जी। तो जी, लैंडस्लाइडिंग अर्थक्वेक से कॉज होती है, और मैं अर्ज कर रहा हूं कि वोल्केनिज्म की वजह से भी अर्थक्वेक्स आते हैं। तो लोकल एरियाज में, सराउंडिंग में, मैंने बोला है लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। बड़े स्केल पे तो जाहिर नहीं होगी। जो वोल्केनिज्म की वजह से अर्थक्वेक आता है वो बड़े स्केल का होता ही नहीं। ओके। सर मे बी इरेलीवेंट हो ये बात, बट सर जो पॉम्पे में वोल्केनो इरप्शन हुई थी, वहां लोग कैसे सॉलिड हो गए? वो सारे के सारे दब गए थे जी उसके नीचे। फेमस स्टोरी तो यही है। ठीक है जी। वो वोल्केनिज्म हुआ एंड दैट वाज, मतलब के सारे का सारा शहर गर्क हुआ था इसकी सूरत। ठीक है। और वो जहां जहां भागते भुगोते जैसे भी है, लेकिन दे बिकेम अंडर द वोल्केनिक बॉम्ब्स, और लोग मरे, और बाद में फिर लावा जो है उन्होंने उसको फिल कर दिया सारा कुछ। ये स्टोरी है वहां। ओके हो गया। अब है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। पहली बात तो ये है कि क्या वोल्केनिज्म को आप डिटेक्ट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अच्छा जी, फरहान अली कजलबाश, परकुलेशन से मुराद है अगर पानी नीचे जाएगा। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वोल्केनिक माउथ के ऊपर, यानी क्रेटर पे जाके अगर आप ये सोचे ना कि मैं कोई ट्यूबवेल लगा के या पानी कहीं से ला के तो उसके ऊपर फेंकना शुरू करो, तो मैं जो वोल्केनो है उसके माउथ को ठंडा कर दूं, तो वोल्केनिज्म रोक लूं, ठीक है जी, आपकी एफर्ट्स किसी काम नहीं आएंगी। क्योंकि आपका लाया हुआ पानी, वो उसके ऊपर वो जो है, जब तक नीचे से प्रेशर आ रहा है वो उसको रोक नहीं सकता, नंबर वन। नंबर टू, जो पानी आप ऊपर फेंकेंगे भी, वो इतनी आग है कि वो इमीडिएटली दैट वुड बी कन्वर्टेड टू स्टीम।
ठीक हो गया, बल्कि आप उस सिचुएशन को और खराब करेंगे। अगर आप वही पानी परकुलेट करवा दें नीचे वेंट के अंदर, नेक के अंदर वोल्केनो की, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा और अग्रेसिव वोल्केनिज्म होगा। सो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर पानी कहीं से परकुलेट करके नेक तक पहुंच जाए तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और वही जो डॉर्मेंट एक वोल्केनिज्म है जिसने को 50 साल लेने थे, इंक्रीज प्रेशर ड्यू टू स्टीम, तो मैं घंटे से यही कह रहा हूं फरहान, और क्या कह रहा हूं जी, एडिंग फ्यूल टू फायर। ठीक है जी। चल ठीक है, ओके, वापस आए जी। क्या हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कजलबाश, आप लोग बताएं। नायाब अजहर कह रही हैं नो। नॉट एग्जैक्टली, वी कैन प्रिडिक्ट हॉट स्पॉट्स। देखिए जी, आप सब लोग ठीक कह रहे हैं, हम कोई एग्जैक्ट जो है वो प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि कल 12 बजे या परसों। हाँ, हम एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रीजन्स हैं, ये एक्टिव वोल्केनिज्म के रीजन है, ये डोर्मेंट के हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। उस एस्टिमेशन के नतीजे में हम लोगों को फोरकास्ट दे सकते हैं कि भाई ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन वोल्केनिज्म से पहले कुछ साइंस आते हैं जिनसे पता चलता है कि वोल्केनिज्म करीब है। एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता चलता, लेकिन ये पता चल जाता है कि करीब है। मसलन वोल्केनिक किक्स आना शुरू कर दे, छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आना शुरू कर देते, जर्क्स लगने शुरू हो जाते। नंबर वन। नंबर टू, दूसरा मसला क्या डेवलप होता है? दूसरा मसला होता है सारा एरिया जो है वहां पे क्रैक्स के थ्रू, जो एरियाज हैं फ्रैक्चर्ड होते हैं, वहां से क्रैक्स के थ्रू गैसेस निकलना शुरू हो जाती है और एरिया स्मेली होना शुरू हो जाता है। नंबर वन। नंबर टू। नंबर थ्री, अगर कोई उसकी सराउंडिंग में लेक है वोल्केनो की, या कोई वहां पे सी है, या कोई भी वाटर बॉडी है, तो उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं गैस के। तो जो लोग साइंटिस्ट हैं इसके, वो समझ जाते हैं कि हफ्ता, 10 दिन, 15-20 दिन, महीना, 2 महीने, इससे ज्यादा का लेट का काम नहीं है, किसी भी वक्त इरप्शन हो जाए। ये अपने सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है। एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते, लेकिन इसके सिम्टम्स यानी गैस रिलीज, वोल्केनिक किक्स, ठीक है जी, और सराउंडिंग में जो वाटर बॉडीज अगर लेक्स हो तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ठीक है जी, इन चीजों से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वोल्केनिज्म करीब है। एक बात। अब वोल्केनिज्म से बचने के लिए आप कर क्या सकते हैं? देखो भाई, आपके लिए बेहतरीन ये है कि आप वोल्केनिक रीजन्स को अवॉइड करें और वहां पे डिवेलिंग्स ना बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिस्क को, सॉरी, इस हैजर्ड को वैसे ही एलिमिनेट करने की कोशिश करें, अपने आप को उस एरिया में एक्सपोज ही नहीं करें। अगर फिर भी मजबूरी है, जैसे जापान है, ठीक है जी, तो वो छोटा सा इलाका है, वो कहाँ जाए? दे हैव टू बिल्ड, दे हैव टू लिव देयर। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा? फिर कई तरह के मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको लेनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोरकास्ट पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है जी, आपके पास ब्रीदिंग अपरेटस होना चाहिए। आप डाउन द हिल्स, यानी कि ऊंचे इलाकों में फिर घर बनाएं। जो वैलीज हैं वोल्केनिक, जो ऑलरेडी वोल्केनिक वेंट्स हैं, जो क्रेटर्स हैं, उनकी सराउंडिंग में नीचे वैलीज में घर ना बनाएं, कोई होटल्स ना बनाएं, रोड्स ना बनाएं, क्योंकि वो किसी भी वक्त टूट सकते हैं, उनके ऊपर लावा आ सकता है। अच्छा, अपर एरियाज जो लावा से ऊपर वाले, यानी आपके वोल्केनो से ऊपर वाले इलाके हैं, वहां पे घर बनाएं। उसकी वजह एक और भी होती है, क्योंकि जब भी गैसेस निकलती हैं वो हैवी गैसेस होती हैं, मोस्टली सबसाइड करती हैं। H2S हैवी गैसेस सबसाइड करेगी, बहुत टॉक्सिक होती है। ठीक है जी, अगर 10 ppm आप 1 घंटे के लिए उसके जो है वो इनहेल कर लें तो डेथ हो सकती है। 10 पार्ट्स पर मिलियन फॉर 1 आवर, अगर 1 घंटे के लिए आप उसको इनहेल करते हैं तो आप अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, बड़ी जल्दी जन्नत में जा सकते हैं। H2S एक बहुत बड़ा हैजर्ड है।
हाई लैंड्स के ऊपर रहने से आपको फायदा ये होता है कि आप एक तो हेजर्डस मोस्ट टॉक्सिक गैसेस जो हैं उनसे बच जाते हैं, ठीक है जी। और दूसरा, आप लावा फ्लोज से बचते हैं, ठीक है जी। तीसरा, फिर वहां पे जो आपने घर बनाने हैं वो इस तरह के हों कि वो जो लोकल अर्थक्वेक्स आते हैं उनको बियर कर सके, ठीक है जी। विजिबिलिटी के लिए, यानी अगर ऐश बहुत ज्यादा निकलती है, ठीक है जी, तो उसको क्लियर करने के लिए वाइपर्स और ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं गाड़ियों के शीशों के ऊपर, घरों के ऊपर, हर। सर, इज इट ट्रू दैट इफ येलो फॉरेस्ट इरप्ट्स मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट कोस्ट विल बी वाइप्ड आउट? जी बचे, ठीक है। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि कुछ वोल्केनोज इतने बड़े हैं कि वो बहुत बड़ा डायामीटर कवर करते हैं जब भी इरप्ट करते हैं। सो बेहतरीन हाल अवॉइड करना है, अदरवाइज हाईलैंड्स पे जाना पड़ेगा आपको। स्कूबा होना चाहिए, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस आपके पास मौजूद होना चाहिए गैसेस से बचने के लिए। एस्केप के लिए आपके रोड्स जो हैं वो इतने वाइड और क्लियर होने चाहिए कि इन केस अगर सीवियर वोल्केनिज्म है तो उस एरिया को खाली करें। वोल्केनिक किक्स आ रही हैं तो आपको एरिया खाली करना पड़ता है, ठीक है जी। आपको अगर गैस लीकेजेस आ रहे हैं तो आपको एरिया खाली करना पड़ता है। अगर आप वहीं पे रुके हुए हैं तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं फिर उनका रोल है आपको एरियली लिफ्ट करें, क्योंकि सड़कें टूट जाती हैं बाज़ औक़ात, ठीक है जी। और आपकी जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से आपका उस एरिया से निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। और उस सूरत में फिर एरियली आपको लिफ्ट करना पड़ता है वहां से। सो अल्लाह आपका भला कर। इसके अलावा वोल्केनिज्म को रोकने के लिए हमारे पास अभी कोई टेक्निक नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद है सुनामी। दूसरी तरफ भी ऐसे ही जाएगा। सपोज ये ओशन है और ये इसका फ्लोर है, तो ओशन फ्लोर के ऊपर ये कोस्ट है, ये शैलो वाटर है, ये आगे जाके डीप होता जाता है। कॉन्टिनेंटल प्लेन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, राइज, अबेसल प्लेन, ट्रेंच। सुनामी जापानीज वर्ड है। मैंने बोला नूरुल हुदा पाकिस्तान में डेड वोल्केनोज है, रेकोर्डिक चागई के अंदर वोल्केनिज्म है सारा। ये सैंडिक, रेकोर्डिक और पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का वेस्ट है ये सारा मैग्मेटिक और वोल्केनिक डिपॉजिट्स। ठीक हो गया। चिली में वोल्केनिज्म बहुत होता है, तो चिली में आपको कॉपर मिलता है। ब्रीदिंग अपरेटस लिख लें बच्चे उसको। नहीं है बेटे, पुराने हैं, कुछ ना कुछ वोल्केनिज्म के साइंस हैं, वहां पे रॉक्स मिलती हैं, इग्नियस रॉक्स, लेकिन अब कोई भी एक्टिव वोल्केनिज्म नहीं है यहाँ। जी नायाब अजहर, यू आर राइट, द राइज इज एक्चुअली डिसेंडिंग। बिल्कुल दुरुस्त बात। इसको एक्चुअली वो दूसरी तरफ से इसको मैयर करना शुरू करते हैं। शुक्र है। इफ हिमालय इरप्ट्स, अल्लाह हाफिज टू वर्ल्ड। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा जी, इधर आइए जरा। सुनामी देखें, वेव्स जो हैं उनकी कई किस्में हो सकती हैं।
अगर छोटी छोटी ये जो वेव्स मैंने अभी बनाई है ऊपर पानी के ऊपर आपको जो नजर आ रही, इनको रिपल्स कहते हैं। छोटी जो टर्बुलेंस होती है, फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर, रिपल्स, उससे बड़ी अगर वेव्स होंगी तो उनको आप टाइड्स बोलेंगे। ठीक है जी, वो इससे बड़ा फीचर है। ठीक है जी। अच्छा, कई किस्में हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी वेव होती है जिसकी वेव लेंथ बहुत बड़ी होती है, ठीक है जी, और 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक उसकी जो है वेव लेंथ हो सकती है। वेव लेंथ किसको आप बोलते हैं? क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ट्रफ टू ट्रफ, ये जितना डिस्टेंस, दिस इज वेव लेंथ। ठीक है जी। अच्छा, तो ये 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हो सकती है, लेकिन जो टाइड्स हैं उनकी सर्टेन मीटर हो सकती है। ठीक है जी, इतनी बड़ी वेवलेंथ नहीं हो सकती। सुनामी ये चीज है। ठीक है जी, सुनामी का और बाकी वेव्स का फर्क क्या है? सुनामी, नंबर वन, एक तो डीप ओशन में आपको नजर नहीं आती, ये नीचे से जनरेट होती है। ठीक है, बाकी टाइड्स हमेशा सरफेस पे होती है, एक फर्क। दूसरा फर्क, सुनामी की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती, कोई कंपैरिजन ही नहीं। और बाकी वेव्स, टाइड्स हो या सिंपल एयर से बड़ी वेव्स जनरेट हो रही हो, ठीक है जी, तो उनकी वेवलेंथ इतनी बड़ी नहीं होती। दो फर्क। अच्छा, तीसरा फर्क क्या है कि ये जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये जो सुनामीज है, ठीक है, इनकी हाइट 30 मीटर तक जा सकती है जब ये सरफेस तक पहुंचती है। 30 मीटर हाइट इनकी हो सकती है जब ये सरफेस पे पहुंचती है। टाइड्स की इतनी हाइट नहीं होती। अच्छा, डीप ओशन में अगर किसी जगह पे कॉजेज क्या है? सुनामी कहते हैं सबसे बड़ी वेव को जो किसी बहुत बड़ी डिस्टरबेंस की वजह से जनरेट होती है। अगर कोई बहुत मेजर अर्थक्वेक जनरेट हो, इधर रहने वाले, इधर जो शिप है उसको पता भी नहीं होगा कि नीचे इतनी बड़ी वेव जनरेट हुई। जैसे जैसे ये वेव शैलो ओशन की तरफ आती है, ठीक है जी, फिर ये क्लियर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर इसका क्रेस्ट पहुंचे पहले इस जगह पे, कोस्ट पे, तो फिर लोगों को पता भी नहीं चलता, यकदम आके एक बहुत बड़ी वेव जो है वो हिट करती। अगर ट्रफ पहुंचे तो इससे एक फिनोमिना जनरेट होता है। ट्रफ से क्या होता है कि यूं समझो जैसे पहले पानी खींचता है पीछे की तरफ। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि कोस्टल एरिया के ऊपर जितना पानी होता है समंदर का, वो एक दफा समंदर सारा रिसीड करता है, पीछे जाता है, ठीक है, और फिर एक बड़ी वेव आके हिट करती है। ठीक हो गया? वो उस सूरत में होता है अगर सुनामी का ट्रफ पहले पहुंचे। अगर क्रेस्ट पहले पहुंचेगा तो फिर ये सिचुएशन डेवलप नहीं होगी। जब ट्रफ पहुंचता है तो जिस तरह रस्सी है उसको आप यूं एक जर्क दें, उसके अंदर वेव जनरेट होती है, तो आप देखें जब ट्रफ पहुंचता है लूप पीछे की तरफ आता है, फिर उसने ऊपर जाना होता है। सिमिलरली जब ट्रफ पहुंचेगा, लोअर पोर्शन ऑफ वेव पहुंचेगा, इट विल सक, इट विल ड्रैग द वाटर बैक टुवर्ड्स सी। ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, क्रेस्ट एंड ट्रफ। डीप ओशन में अगर ये अपीयर भी हो यहां तक तो इसकी हाइट 2-3 मीटर तक होती, लेकिन कोस्टल एरिया तक आते आते इट मे गेन द हाइट ऑफ 30 मीटर्स। जायदा फारूक, अगर आप पहले ये बताएं कि क्रेस्ट और ट्रफ का शुरू से आपको पता होना चाहिए, टाइम डिले बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, डू पीपल गेट इनफ टाइम टू रिएक्ट? जी, बाजुकात आधे घंटे तक भी टाइम मिल सकता मैक्सिमम, लेकिन सर्टेन मिनट्स, 3 मिनट, डिपेंड्स के वेवलेंथ कितनी बड़ी। ठीक है जी, उस हिसाब से अहमद शाह टाइम मिलता है।
लोग भाग सकते हैं और हाई एरियाज में जा सकते हैं। ठीक हो गया। एक्सीलेंट क्वेश्चन, प्रॉपर एप्लीकेशन। अच्छा जाहिदा, यूं समझें कि ट्रफ जो है ये वो वाला पार्ट है, अगर आप किसी रस्सी को जर्क दें दीवार के साथ बांध के तो उसके अंदर लूप्स चलता है, लूप्स चलते हैं उसके अंदर। जो उसका लोअर पार्ट होता है लूप का वो ट्रफ है, जो हाईएस्ट पार्ट है वो क्रेस्ट है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर कोस्टल रीजन में ट्रफ पहले पहुंचे वेव का, तो वो क्या करेगा, वो ट्रफ जो है उसने पानी को एक दफा खींचना है पीछे, ठीक है जी, यानी सारा कोस्टल एरिया उसका पानी समुद्र की तरफ पहले वापस जाएगा, और फिर जब क्रेस्ट आएगा यानी अपर पोर्शन ऑफ वेव मूव करेगा, वो सारे पानी को उठा के फिर सामने ला के फेंकेगा। बाजू का ऐसा होता है ट्रफ नहीं पहुंचता और पहले क्रेस्ट पहुंचता है, तो सिमिलरली क्रेस्ट फिर उस पानी को रिसीड नहीं करवाता टुवर्ड्स ओशन, वो एज इट इज डायरेक्ट एक बहुत बड़ी वेव आके हिट करती है। सो समटाइम्स ये लोग पूछते हैं डज द इंटेंसिटी डिक्रीजेस नियर कोस्ट? जी बिल्कुल डिक्रीज होती। अगर डीप ओशन से आ रही होगी वेव, तो कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते काफी इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाती। ठीक है जी। अभी मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर शैलो ओशन से करीब से जनरेट होगा तो वो ज्यादा डैमेज का कॉज कर सकता है, उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, स्पीड भी ज्यादा होगी, थ्रस्ट ज्यादा होगा। ठीक है जी, और वो जल्दी पहुंचेगा, आपको एस्केप के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात और, छोटे मोटे अर्थक्वेक से सुनामी जनरेट नहीं होती। ठीक है जी, मोर देन 6.5 से ऊपर के जो अर्थक्वेक्स हैं वो भी सारे नहीं, शैलो अर्थक्वेक होगा तो ये काम करवाएगा। एक बात, ये बड़ा अर्थक्वेक जनरेट करवाता है। अब सुनामीज को इस तरह से हम कोई पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम आपको ये नहीं बता सकते कि कल 12 बजे सुनामी आएगा। ठीक है जी। सुनामीज की प्रिडिक्शन लिंक्ड है विद अर्थक्वेक्स प्रिडिक्शन। सो जैसे ही अर्थक्वेक आया सुनामी भी जनरेट हो गई, लेकिन अब आपको इससे बचने के लिए फोरकास्ट मिलना शुरू हो जाती, क्योंकि अर्थक्वेक फौरन से डिटेक्ट हो जाता। ठीक है जी, अर्थक्वेक्स फौरन से डिटेक्ट हो जाते हैं। मसलन यूं समझें कि जैसे ही कजलबाश वेट, मैं आपको अभी इस पे भी एक्सप्लेन करता हूं। अर्थक्वेक जैसे ही आएगा, सिज्मोग्राफ पूरी दुनिया में लगे हुए हैं, वो डिटेक्ट करते हैं और बताते हैं फोकस ये है डीप ओशन में इतना दूर इस जगह पे अर्थक्वेक आया है और उसकी मैग्नीट्यूड ये है, लिहाजा उसकी वजह से क्या हो सकती है, सुनामी हो सकती है। सुनामी का अलार्म दे दिया जाता है कोस्टल रीजन के ऊपर। ठीक है जी, और फिर कोस्टल एरियाज को खाली करवा लिया जाता है। इज इट ओके? अच्छा, एक तो ये रीजन हो सकती है अर्थक्वेक की, अर्थक्वेक। दूसरी रीजन हो सकती है अगर कोई बहुत बड़ा मीटियोराइट आके हिट करे, कोई मीटियोराइट आके समुद्र में गिरे, तो उस वजह से बहुत बड़ी वेव जनरेट हो सकती है। ठीक हो गया। और मीटियोराइट जब आके गिरेगा और ग्राउंड पे आके हिट करेगा, उससे भी अर्थक्वेक जनरेट होगा, और वो भी इमीडिएटली। अर्थक्वेक की कॉजेज में मीटियोराइट भी एक कॉज है, तो उससे जो अर्थक्वेक जनरेट होगा वो भी मेजर हो जाएगा। सो आपको चंद घंटे मिल जाते हैं शहर को खाली करवाने के लिए। ठीक है जी, डिपेंड्स कि वो कितनी दूर से आ रहा। 1000 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड पहुंच सकती है। सो ये काफी तेज लहर होती है, पहुंचती है, कोई ऐसा नहीं, लेकिन डिपेंड्स कितना सफर है। बाजुकात इसको काफी ज्यादा 2000, 3000, 4000 किलोमीटर का डिफरेंस तय करके आना पड़ता है कोस्टल रीजन तक। तो आपको 3 घंटे 4 घंटे, अगर स्पीड स्लो है तो 10 घंटे 12 घंटे भी मिल सकते हैं। उस सूरत में फिर आप शहर को खाली करते हैं, अगर उसमें मौजूद ही हैं तो फिर हाई जो बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों पे जाते हैं और फिर दुआ करते हैं कि वो बिल्डिंग ना गिर जाए कहीं। ये पूरे की पूरी वेव आके फिर कोस्टल एरिया को हिट करती है, फ्लडिंग होती है, और पानी जो है वो आपके कोस्टल एरिया को इन्वेड करके बिल्डिंग्स जो है उनको क्रैश करवाना शुरू कर देता है। बहुत स्ट्रांग बिल्डिंग्स जो है वो स्टे कर पाती, गाड़ियां या जितनी आपकी चीजें खड़ी होती हैं रोड्स के ऊपर या शहर के अंदर, वो तैर रही होती हैं। ठीक है जी, वो इकट्ठी होकर वो भी बिल्डिंग्स के साथ टकराती हैं
वो इस इम्पैक्ट को मैनिफोल्ड करती है, ठीक है जी। और उस सूरत में क्या होता है कि फिर बिल्डिंग ज्यादा गिरना शुरू हो जाती, डिमोलिश होती हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जापान तकरीबन इसका मतलब कराची में मल्टीपल वोल्केनोज, आइए मतलब डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट मूवमेंट्स आर द रीजंस। डाइवर्जेंट के ऊपर तो ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। बाज औकात ये होता है कि ओशियानिक कन्वर्जेंस जहां पे हो रही होती है वहां पे ये सारा कुछ देखने को मिलता है, जहां ओशियानिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही होती है। ये छोटा अर्थक्वेक उससे जनरेट नहीं होता। फरहान अली आप पूछ रहे हैं कि कितना शैलो हम बात कर रहे हैं। देखें जी, डिपेंड्स। यहां से आप मूव करना शुरू करें, ओशन जो है 11 किलोमीटर तक भी डीप हो सकता है, ठीक है। तो डेप्थ तो वेरी करेगी। अब ये नहीं कि आप कहें कि 20 मीटर डेप्थ या 30 मीटर डेप्थ के ऊपर, नहीं। जाहिर है जब एक मेजरेबल किलोमीटर्स की हद में आपको डेप्थ मिलेगी तब इतनी बड़ी वेव्स जनरेट हो सकती हैं, उससे पहले नहीं हो सकती। आप इधर से कहें कि यहां से सुनामी जनरेट हो जाए तो वो तो नहीं होगा। रेंज ऑफ फोकल एरिया पूरे का पूरा कोस्टल एरिया, मसलन 2004 वाला जो सुनामी, ठीक है जी, जो इंडियन ओशन के अंदर आया है, सुमाट्रा और पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे जो रीजन्स थे उन सबको हिट किया उसने, ठीक है। डिपेंड्स, कोई फिक्स रेंज नहीं कि कितने किलोमीटर्स तक, 500 किलोमीटर्स डाया को कवर करेगा, 1000 किलोमीटर डाया को कवर करेगा। डिपेंड्स कि कितना बड़ा सुनामी। ठीक हो गया। ऊपर किसी ने कराची के बारे में कोई बात की थी, मोहम्मद अमीर हमजा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब कराची में मल्टीपल सुनामी आई है, ये कहना चाह रहे हैं आप? No, sir, because it is closer to the coast and lack of altitude and with water levels rising. मुझे कोई समझ नहीं आ रही आपकी बात। आप सुनामी की बात कर रहे हैं, वोल्केनो की बात कर रहे हैं? अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक रीजन मैंने आपको बताई, अर्थक्वेक कॉज है। दूसरा है कोई मीटियोराइट आके गिरे। तीसरा कॉज है जो आपने लिखना नहीं, वैसे सुन लें। ये जो स्लोप है इसके ऊपर जो मट्टी रेत आती है वो डीप ओशन में यहाँ पे डिपॉजिट, इसको हम बोलते हैं टर्बिडाइट्स। बाजुकात ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है और ये स्लिप करके नीचे सेटल डाउन होता है, यानी ओशन के अंदर लैंडस्लाइड होती है। उसकी वजह से सुनामी जनरेट हो सकती है, लेकिन ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, आपने इसको कोट नहीं करना। दो मेजर रीजंस हैं, या फिर सुनामी की तीसरी रीजन है कोई आप बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाएं, ठीक है जी। ओशन के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट जो है उसका एक्सपेरिमेंट करें, तो उस सूरत में आपके पास सुनामी जो है वो जनरेट हो सकती है। अब इफेक्ट्स क्या हैं? सुनामी से फ्लडिंग होती है, सुनामी से बिल्डिंग्स गिरती हैं, सुनामी से लोग मर सकते हैं, ठीक है जी। सुनामी की सूरत में इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा इसको फेस करता है जापान, ठीक है जी। जी हो सकता है, बिल्कुल हार्प के साथ आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हार्प के थ्रू उन्होंने अर्थक्वेक्स जनरेट करवाया। 2004 वाला सुमाट्रा वाला जो सुनामी था उसका भी इल्जाम लगा था अमेरिकन के ऊपर कि ये इनकी कोई साजिश है, ये इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, सो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग,
ये जो जापान से गाड़ियां आती हैं, ड्रोन कार्स होती हैं, सुनामी के अंदर डूबी हुई गाड़ियां होती हैं मोस्टली, वहां से लोग लॉट की सूरत में उठाते हैं और इधर लेके आते हैं। सो जापान आए दिन सुनामी जो है उनको फेस करता है। सुनामी की फोरकास्ट यानी जो अलार्म्स हैं उनको फॉलो करें, कोस्टल एरियाज को खाली करें, हाईलैंड्स की तरफ मूव करें। ठीक है जी, यही आपके पास हल है, एस्केप करें उस एरिया को। सो न्यूक्लियर सबमरीन भी कॉज हो सकती है सुनामी की, अगर कोई एक्सपेरिमेंट वो करे तो जरूर हो सकती। सिंपल सबमरीन से तो कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया? ये बना ले डायग्राम, और अगर बना लिया तो बता दें, आगे मूव करें। ओके जी, इसके बाद है फ्लड्स। ड्राई लैंड के ऊपर पानी का आ जाना, जहां पानी नहीं होता अमूमन, फ्लडिंग कहलाता। फ्लड्स जो हैं कई वजूहात हो सकती है, मसलन हैवी रेनफॉल। अब हैवी रेनफॉल जब भी होगी, इससे क्या होगा, हिली एरियाज के अंदर फ्लैश फ्लड्स आएंगे, यानी पानी का बहुत बड़ा रेला यकदम आता है। फ्लैश फ्लड वो वाला फ्लड होता है जो आपको सरप्राइजिंगली हिट करता है, पहले से कोई फोरकास्ट या प्रिडिक्शन नहीं होती, यकदम डेवलप होता है। ठीक है जी, आपको संभलने का कोई टाइम नहीं देता। हिली एरिया से कोई रेला आया पानी का और सीधा पीटीआई का सुनामी क्रेस्ट की बजाय ट्रफ मिला। नहीं नहीं, आजकल तो वो जनाब बड़े एक्टिव होके खेल रहे हैं। अब आर या पार वाला सीन है, देखें पता नहीं क्या बात। अल्लाह रहम करे, बेहतर ही हो जो भी हो। इनका तो जाता कुछ नहीं, इन्होंने तो चले जाना होता, भुगतना हम लोगों ने। अगर कोई फंड ले रहा है तो वो भी गरीब के नाम पे मौजें लगी हुई हैं। ठीक है, सारे ईदी थोड़े ही हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई सियासत कर रहा है वो भी गरीब के नाम पे, गरीब भूखे मार रहा है। ठीक है जी, आपकी ब्यूरोक्रेसी इंजॉयमेंट कर रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो यही जी हम सर्विसेज दे रहे हैं। किन को जी? पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान जी, फलां जी, सर्विस। चाय की प्याली में तूफान सारा दिन, ना कुछ कम ना कार, बैठे हुए मेजोरिटी। पब्लिक के हालात वैसे के वैसे हैं आपके सामने। सियासतदान सियासत कर रहे हैं, आर्मी सारा दिन आपको ये सिखाती रहती है आप मरने वाले हैं, आपके ऊपर खतरा बहुत आ गया, तो आप हमें और पैसे दें ताकि हम आपकी हिफाजत कर सकें। कोई ड्रामा चल रहा है। ठीक है जी, मौलवी भी आपको यही सिखाता है कि ईमान जो है वो होता ही गरीब लोगों में है, चलो बंदूक उठाओ, लड़ो मरो। ठीक है, अल्लाह का हुक्म। आपके हालात बदलने के लिए किसी ने कोई काम नहीं करना। ठीक है, वो आपने खुद ही करना है, वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक हो गया? लिहाजा आप यही दुआ किया करें कि अल्लाह करे ये सारे ड्रामे ड्रूमे कर करा के एक साइड पे हो जाए। कैपिटलिस्ट लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। आप इनकी सोच का अंदाजा अगर आपने लगाना है, एक बिलावल हाउस में रहता है, एक जाती उमरा में रहता है। ठीक है जी, खान साहब भी 200 कनाल के घर में रहते हैं। एक नॉर्मल सोच रखने वाला इंसान
क्या इतना बड़ा मिस यूज ऑफ लैंड कर सकता है? ये अपने आप को प्रिंस और प्रिंसेस समझते हैं, ये शहजादे और शहजादियां हैं, आप लोग कुछ और हैं। नहीं नहीं, खिलाफत ना लाई जाए, पढ़ लिख के अपनी सोच को तब्दील किया जाए ताकि इनके चकमे को समझा जाए, ठीक है? और पब्लिक खुद से अवेयर हो जाए, खुद ही बनना है आपने जो कुछ भी बनना, और कुछ नहीं हो सकता। नहीं बेटा, आपकी इतनी जरूरत नहीं है कि आप इनको लित्र मारें, डबल होके वापस आते हैं, ठीक है? तो हमारे लिए तो, हमारा तो हर इनकलाबी बाद में जो है वो अल्टीमेटली हमें सोचना पड़ता है हमारे साथ कार क्या है। जी बिल्कुल सही बात है, इंटेंशनली लोगों को, बहरहाल ये बहस और तरफ निकल जाएगी। ये टॉपिक लगते तो इंटरेस्टिंग है, बस 2 मिनट ही बात करनी चाहिए, इनसे ज्यादा नहीं। फ्लैश फ्लड्स बच्चे डेवलप होते हैं जब हैवी रेनफॉल आती है हिली एरियाज के अंदर, माउंटेनियस रीजन्स के अंदर, जब बहुत ज्यादा बारिश आती है उस वक्त ये डेवलप होते हैं। उसके बाद जब हैवी रेनफॉल होगी तो आपके पास जो फ्लडिंग होगी, आपके रिवर्स ओवरफ्लो करेंगे। प्लेन एरियाज के अंदर, चनाब, इंडस, ठीक है जी, रिवर ओवरफ्लो प्लेन एरियाज के अंदर होता है, ठीक है जी। और इसके पीछे भी हैवी रेनफॉल है। हैवी रेनफॉल पाकिस्तान में कब होती है? मॉनसून में। तो पाकिस्तान में फ्लडिंग मॉनसून में आ रही होती है। पूरी दुनिया पे भी आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं, मॉनसून पूरी दुनिया पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप सब कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये फिनोमेना है, बस मॉनसून। वैसे ओवरऑल बाकी जगहों पे भी जब हैवी रेनफॉल्स होती हैं तो दे कॉज फ्लडिंग, ठीक है? एक कॉज रेनफॉल की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। रिवर ओवरफ्लो, आजकल ये ड्रामा चल रहा है। जब हैवी रेनफॉल होती है तो अर्बन फ्लडिंग होती है। शहरों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है। कराची में अर्बन फ्लडिंग हुई इस दफा, ठीक है? अमेजोन क्या है फिर? अमेजोन इक्वेटर के ऊपर है जी, तो अमेजोन मार्शी लैंड है। तो अमेजोन के अंदर आपको जितना मिल रहा है इस वक्त, रेनफॉल मिलती है, वो इक्वेटोरियल रीजन की वजह से। इक्वेटर के ऊपर डेली बारिश वाला सीन होता है। नूरुल हुदा, अमेजोन के बारे में क्या कंफ्यूजन है? चले आप लिखिएगा, मैं आगे मूव करता हूं। अर्बन फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग हैवी रेनफॉल तो है ही है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग का दूसरा मेन मसला जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग डेवलप होती है वो है सिवेज फेलियर। यानी कि सिवेज फेलियर किससे लिंक्ड है? सिवेज फेलियर है एब्सेंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सॉलिड वेस्ट को आप मैनेज नहीं करेंगे, प्लास्टिक्स पड़े, कूड़ा करकट पड़ा, आपके तमाम जो पानी के मूव करने वाले, जी मैं अभी करता हूँ सबा खान, अच्छा, वो सारे नाले बंद हैं कराची के, चोक हुए हुए हैं, प्लास्टिक्स बहुत ज्यादा है, प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से ये सारा अजाब पड़ा हुआ। अर्बन फ्लडिंग, रिवर ओवरफ्लो से मुराद है जब बारिशें ज्यादा होती हैं तो उस वक्त दरियाओं में पानी ज्यादा आता है, तो आपके जो बैराजेस होते हैं उनकी कैपेसिटी कम होती है। मसलन 5 लाख क्यूसिक है किसी की, 8 लाख क्यूसिक है किसी की, 10 लाख क्यूसिक है। तो जब पानी इससे ज्यादा आता है तो बैराज के टूटने का खदशा होता है। तो उसको, उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है? फिर उससे पहले बांध तोड़े जाते हैं। जो बैंक्स हैं, किनारे हैं दरियाओं के, उनको ब्लास्ट करवा के तोड़ा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फ्लड को। ये फ्लड मैनेजमेंट में भी आता है। यानी यूं समझें
कि रिवर ओवरफ्लो कर जाता है, रिवर के अंदर पानी बहुत ज्यादा आता है और वो फ्लड प्लेन एरिया, रिवर की सराउंडिंग, अगर ये रिवर का बॉटम है तो ये इसका किनारा है और ये फ्लड प्लेन है। रिवर पहले अमूमन अगर यहाँ पे चलता है तो जब बारिशें ज्यादा होगी यहाँ पे, रिवर ओवरफ्लो अगर करेगा तो आपके सारा फ्लड प्लेन एरिया जो है वो अंडर वाटर हो सकता है। ये फ्लड प्लेन होती है, बेला जिसको कहते हैं। ये सारे रीजन अंडर वाटर आ सकते हैं। जब बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, क्या समझे सर? इट सिंपली एक्सप्लेन्ड बाय बिलावल। सारे शुरू हो गए, बेचारे के पीछे पड़ गया। ओके, मेरी बात सुनो, वो इतना बुरा नहीं है, ठीक है? बिलावल जो है वो बेचारे का एक तो थोड़ा सा वो मॉम डैड है, दूसरा उसका मसला ये बन गया हुआ है कि उसका लैंग्वेज बैरियर, ठीक है जी? तो अगर वो लैंग्वेज का बैरियर उसका आप रिमूव करें और उसको अंग्रेजी बोलने दें, अंग्रेजी में उसके इंटरव्यूज देखें इंटरनेशनल मीडिया को, बड़े जबरदस्त है, मेरे ख्याल से वो इन सब से बेहतर है। लेकिन यहाँ पे वो बेचारा जो है वो बस हियों शियों में फंस के रह गया, उसको समझ ही नहीं आ रही उसने करना है क्या। बेचारी अच्छी बंदी है बर्गर, खुदा को खौफ करो। अच्छा, सो लेकिन ओवरऑल मुझे इनमें से किसी एक भी लीडर से पाकिस्तानी कौम के हालात बदलते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे, समेत आपके खान साहब के। ये सारे कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, ठीक है जी? इनमें से अभी तक कोई रेवोल्यूशनरी बंदा नहीं है, इवन एवोल्यूशनरी भी नहीं। शेख रशीद हो सकता है जी, हो सकता है। मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बट डोंट कॉल नेमिंग इस तरह नहीं करें। बिलावल भी बिल्कुल उसी फ्यूडल कल्चर का एक पार्ट है। ब्रिलियंट माइंडसेट ही हैज, उसका इंटरव्यू देखा था विद बीबीसी। नहीं, मैं अर्ज यही कर रहा हूं कि अगर उसका लैंग्वेज बैरियर ना हो तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर बातें वो बहुत अच्छी कर सकते, ठीक है? बातों से तो वो लगता है ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी है बिलावल। अगर आप उसको इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर सुने, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर मैंने उसकी बातें सुनी, ही इज वेरी फ्लुएंट और बड़े ही कंपोज्ड थॉट्स थे। इनकी निस्बत ये तो हर वक्त, ये तो सारा टाइम जज्बाती रहते हैं, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, इनके तो जज्बात की मलका जज्बात हैं सारे, ठीक है जी? तो इनको हर वक्त ये अपने आप को सारे कायदे आजम समझते हैं। जी जी, मैं खान को ही दिया था, नूरुल हुदा। आप ठीक कह रहे हैं। सर शेख साहब और बिलावल मिल के कुछ कर सकते हैं मुल्क का। तू इधर आओ और ध्यान से फ्लड को समझ, बाज आ जाओ। अच्छा जी, बड़े तेज चस्के लेने के लिए हर वक्त दिया। अच्छा जी, इसके बाद अर्बन फ्लडिंग हो सकती है अगर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जैसे कराची में सिस्टम नहीं है, आपका सीवेज सिस्टम चोक होता है और उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग होती है। इसके अलावा फ्लड जो आप देखते हैं वो किस सूरत में हो सकता है? इसके अलावा फ्लडिंग है, ये जो फ्लैश फ्लड्स हैं, ये सिर्फ हैवी रेनफॉल से नहीं आते। फ्लैश फ्लड वोल्केनिज्म की वजह से अगर ग्लेशियल मेल्टिंग हो तब भी हो सकता है। फ्लैश फ्लड से मुराद है पानी का एक बहुत बड़ा रेला जो डाउन द स्लोप मूव करता है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से मेल्टिंग का रेट बढ़ गया, उसकी वजह से भी फ्लैश फ्लड्स ग्लेशिएटेड रीजन्स के अंदर डेवलप हो सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद है कि हैवी रेनफॉल के अलावा फ्लडिंग कौन सी चीज है जो कॉज कर सकती है? वो है कोस्टल इन्वेजन।
कोस्टल इन्वेजन से क्या हो सकता है? जब कोस्ट इन्वेड होता है वो किसी सुनामी की वजह से हो सकता है, वो साइक्लोन की वजह से हो सकता है। कोस्टल इन्वेजन सी लेवल राइज की वजह से हो सकती है, कंटिन्यूस, स्लोली, ग्रेजुअली, बट सी इन्वेड कर रहा होता है। सी लेवल राइज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया। अच्छा, कोस्टल इन्वेजन इन वजूहात की बिना पे, अगर सुनामी आ जाए तो फ्लड आएगा, साइक्लोन आ जाए तो फ्लड आएगा, सी लेवल राइज हो रहा है, ठट्ठा और बदीन का एरिया वाटर लॉक्ड हो चुका हुआ है, मालदीव सारा जा चुका है इसके नीचे सी लेवल राइज की वजह से। इज इट ओके? सो कोस्टल इन्वेजन की वजह से फ्लडिंग हो सकती है। अच्छा, कोस्टल रीजन्स के अंदर इसके अलावा मतलब फ्लडिंग की और कोई रीजन आपको अगर समझ आती है, मसलन कोई डैम फेलियर हो सकता है, खुदा न खास्त। ठीक है जी। डैम फेलियर की वजह से बहुत बड़ा एरिया अंडर वाटर आ सकता है। ठीक हो गया। ये कॉजेज हैं फ्लडिंग की। अच्छा, मोस्ट कॉमनली जो फ्लड्स देखने में आते हैं वो ये वाले, ये कॉमन नहीं है, कभी कभार ये कॉमन है, ये हर साल इनका खदशा होता है। इंडिया जब पानी खोल देता है तब भी फ्लड का डेंजर होता है, तो वो हैवी रेनफॉल की वजह से खोलता है, मानसून में खोलता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गए कॉजेज। इसके बाद है कि फ्लड्स की वजह से इफेक्ट्स क्या आते हैं। फ्लडिंग होगी तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है? इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, घर गिर सकते हैं, रोड्स टूट सकती हैं, पुल टूट सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फसलें तबाह हो सकती हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हैं, इनकी पूरी लिस्ट बना दो। रोड्स, ब्रिजेस, क्रॉप्स तबाह हो सकती, हाउसेस, लाइव स्टॉक। ठीक है जी। ह्यूमन बींग्स, होमोसिपियंस, डेथ्स हो सकती हैं। अच्छा जी, ये जब भी फ्लड आता है लोग पानी में फंस जाते हैं, फसलें, जानवर, घर गिरते हैं, पुल टूटते हैं, रोड्स टूटती हैं, ये सारा कुछ आपके सामने होता है। इसके अलावा जब भी फ्लड्स आते हैं, एक तो लैंड या सॉइल इरोजन होती है, इसके अलावा लैंड स्लाइडिंग होती है हिली एरियाज में, प्लेन एरियाज में सॉइल इरोड हो जाती है, इरोजन भी होती है, लैंड स्लाइडिंग भी, और कहीं पे डेपोजिशन भी होती है, यानी डंप करता है लाके सिल्ट को, सेडिमेंट्स की डंपिंग होती है, भल की एक बहुत लंबी चौड़ी लेयर आ जाती है। ये सिचुएशन की कॉजेज भी हो सकती हैं। कैसे? सिल्टेशन की कॉजेज भी हो सकती हैं।
सिल्टेशन किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, तो सिल्टेशन तो होती है, सेडिमेंटेशन। जब भी फ्लड आता है, ये सिचुएशन डेवलप, उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होती है। अच्छा जी, हिली एरियाज में दरियाओं के किनारों पे घर, होटल्स, हट्स, ब्रिजेस वो टूटते हैं। वो खैर इसी में सारा डिस्कस होता है। अंडरग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो जाती है। उसके बाद अ, बहुत ज्यादा मॉस्किटोज मॉस्किटोज बहुत ज्यादा आते हैं, स्नेक्स बहुत ज्यादा आते हैं। मॉस्किटो बाइट बहुत बढ़ता है, स्नेक बाइट बढ़ता है। अच्छा, पानी साफ पीने का अवेलेबल नहीं होगा, डिजीजेस आती है। जी जी बिल्कुल इकरा जैनब, यू आर राइट। सॉइल इरोजन और वाटर लॉगिंग लिंक्ड नहीं है। सॉइल इरोजन एक अलग चीज है, वाटर लॉगिंग से मुराद है पानी का ऊपर आ जाना। जी बिल्कुल दुरुस्त है। जब भी फ्लडिंग होती है तो जो वाटर टेबल है वो ऊपर आ जाता है, उसको आप वाटर लॉगिंग बोलते हैं। मसलन ठट्ठा और बदीन इन द साउथ ऑफ सिंध वाटर लॉग्ड रीजन है अब सारे का सारा। अच्छा, कैन वी मेंशन लॉस ऑफ मैरीन लाइफ? जी, जब फ्लडिंग होगी सुनामी की वजह से, बाकी उससे बहुत सारी मैरीन लाइफ जो है वो लैंड पे आ जाती है और खत्म होती है। बिल्कुल लिख सकते हैं, लॉस ऑफ मैरीन लाइफ दुरुस्त बात है। और sir, is it okay to know only the names of these effects or do we have to know them in more detail? बच्चे थोड़ी बहुत लाइनें, दो दो लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी ना इनकी। इस तरह जान तो ना छुड़वाएं आप, सिंपल हेडिंग्स ना बनाएं। ठीक हो गया? अच्छा, और देखें अगर वो फ्लड पूछेगा तो या इफेक्ट पूछेगा या कॉज पूछेगा, कोई एक चीज पूरे पूरे फ्लड के ऊपर नोट नहीं देगा। सो इसलिए मैं ये चंक और ये जो आपको पोर्शन वाइज करवा रहा हूं, पीछे रीजन यही है कि कुछ भी पूछ ले। फ्लड आया इस दफा पाकिस्तान में, इसलिए ज्यादा खप रहा हूं। इसलिए एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूं कि मैं थोड़ा सोच समझ के पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आप भी मेहरबानी किया करें, इन चीजों को वैसे एब्जॉर्ब किया करें कि आपका एक जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि किसी भी अगर जेनेरिक क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्राफ्ट कर सकें। Do we have to study smartly? The book is so detailed, it is almost overwhelming. जी जी बिल्कुल, आपको स्मार्ट स्टडी ही करनी पड़ेगी। बुक के अंदर बहुत सारी चीजें गैर जरूरी एक्सटेंडेड है, ठीक है? तो वो उस तरह नहीं, मैं बार बार आपको कहता हूँ बुलेट फॉर्म में लिखें, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख के लेके आए। और काइंडली एक काम करें, मेहरबानी करें, जो करवाता हूं वो ध्यान से करें। 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक जो पढ़ाया पेपर उससे बाहर नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक पूरा पेपर हो जाता है क्योंकि हम सारा कोर्स करवाते हैं। ठीक है जी। बस जो करवा रहा हूं इन टॉपिक्स को जरा ध्यान से नेट से सर्च करके एक्स्ट्रा करें, ताकि कोई भी तरीके से सवाल वो पूछे तो आपका पेपर बाकी लोगों से मुख्तलिफ और 3-4 नंबर का आप इजाफा कर सके, 3-4 नंबर का डिफरेंस आप इस पेपर में डाल के निकले। लेकिन अगर यही बुक, ये सारे पाकिस्तान ने यही बुक पढ़नी, ठीक है? यही बुक आप पढ़ रहे हैं, वही बुक वो लोग पढ़ रहे हैं। अब 3 चीजें हैं जो आपने डेवलप करनी है अपने अंदर। नंबर 1, एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी करें, मार्कर का इस्तेमाल करें, हेडिंग दे के उसके नीचे 2-3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन दें। ये बुलेट होती। बुलेट से मुराद सिर्फ हेडिंग्स देना नहीं होता, बुलेट से मुराद होता है कि उसके नीचे, यानी सिर्फ आपने आउटलाइन नहीं बना के आनी क्वेश्चन, उसके अंदर उसको एक्सप्लेन करना है, उसको लिखना भी है थोड़ा बहुत। ठीक है जी। अच्छा, एक ये यानी प्रेजेंटेशन अच्छी करें, एक्सटेंडेड बुलेट्स लिखें, सिर्फ हेडिंग्स ना दें।
एक्सप्लेन्ड बुलेट्स होनी चाहिए, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन, 4-5 लाइन की भी एक बुलेट हो सकती, डिपेंड्स मटेरियल किस तरह का है। उसके बाद आपने क्या करना है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, लेबल्ड डायग्राम्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, आज मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, वो भी आपने अगले 10 दिन में मुझे जमा करवानी है। 5 सफे की टोटल असाइनमेंट है, बिल्कुल छोटी सी, कुछ ज्यादा बड़ी असाइनमेंट नहीं है। और इंशाल्लाह बायो का जो मेजर पोर्शन है आपका बायो का, वो असाइनमेंट आपकी कवर करेगी, आपका वो सवाल बाहर नहीं करेगी। तमाम ग्रुप्स वो असाइनमेंट्स जमा करवाते हैं, मैं सबसे बनवाता हूँ। ठीक है जी, तो वो प्रैक्टिस जरूरी होती है ताकि आप डायग्राम्स बना लें और उसको एक दो, बेशक बुक से बनाएं, कुछ भी हैंड रिटन होनी चाहिए मुझे, ताकि पता चले जी जी मैं ही करवाऊंगा सारा कुछ। तो बायो का पोर्शन जो है उसमें कुछ चीजें आपने खुद करनी, ताकि आप उसको ड्रॉ करें, उसको लिखें, तो उसके बाद वो सिचुएशन जो है वो सामने आती है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, एक ही रिक्वेस्ट है, जो करवा रहा हूं उसे बंदे के पुत्रों की तरह करें। पेपर नहीं कहीं जाएगा, पेपर इस सारे में से आ जाना है। जिसने अच्छे तरीके से किया होगा, आप 20 टॉपिक बुरे तरीके से कर लें, 15 टॉपिक अच्छे तरीके से कर लें, पेपर 15 में से भी बन जाता है। जिसने अच्छे तरीके से किया होता है वो मार्क्स आगे ले जाता है। क्वालिटी 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 अगेन एंड अगेन, बाकी लोगों के निस्बत डिफरेंस क्रिएट करें, ज्यादा लिख के आए, यही राज है इस चीज का और कुछ नहीं। सो कैन यू शेयर सम सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम द बुक इटसेल्फ? नेट है जी, इंटरनेट के अलावा कोई सोर्स नहीं है मेरे पास। मैंने ना कभी नोट्स बना के दिए हैं बच्चे, ये बुक ऑलरेडी नोट्स, इनमें से क्या शॉर्ट करना है ये बता। ठीक हो गया, तो बाकी इंटरनेट, अदरवाइज इंटरनेट भी नहीं यूज करना, ये बुक भी इनफ है। मेरे लेक्चर्स हैं, ये डिस्कशंस हैं, उनको ज़हन में बिठाएं और रिक्रिएट करें। अच्छा जी, तो असाइनमेंट लिखना लें पहले। ओके, ये हो गया। एक छोटी सी असाइनमेंट है, वो आपने बना के लेके आनी है। फंक्शंस ऑफ लीवर, ब्रेन, ब्लड, किडनी। बुलेट फॉर्म में मिनिमम 12-12, 13-13 आपने फंक्शंस मुझे इनके बना के देने, जिसके 15 बनते हैं 15 बना, 20 बनते हैं 20 लिखने, बुलेट फॉर्म में। ठीक है जी, एक आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका कुछ जाएगा 3 से 4 पेजेस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद दूसरा है कि आपने, अल्लाह आपका भला करे, आपने करना है डिफरेंस एक लिख के लाना है बिटवीन एनिमल, ये 7वीं 8वीं से आप करते आ रहे हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल, इसका डिफरेंस लिखना है और डायग्राम्स भी ड्रॉ करना। जी जी, जो बना सकता है डायग्राम्स मोस्ट वेलकम, जरूर बनाए। एनिमल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस ये मैं आपके सामने चेक करूंगा, आपको बताऊंगा, आप एक तो मुझे पता चल जाएगा आप रिप्रोड्यूस चीजें किस तरह से करें। ठीक है जी, और आपके डायग्राम्स जितनी बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, आपके मार्क्स पड़े। एनिमल एंड प्लांट सेल का डिफरेंस, नोट लिखने हैं आपने, नोट ऑन एंटीबायोटिक्स, इनसे रेजिस्टेंस क्या होती है, एंटीबायोटिक्स का मिस यूज क्या होता है, एंटीबायोटिक्स की केमिस्ट्री या कॉम्पोजिशन नहीं लिखनी आप, एंटीबायोटिक डेफिनेशन। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो है इनके इस वक्त मिस यूज क्या है, एंटीबायोटिक्स कब खानी चाहिए, एंटीबायोटिक्स जो है अगर कोई एक्सेसिव ले रहा है तो उसके नुकसान रेजिस्टेंस की फॉर्म में क्या हो रहा है, मेडिकल साइंस को इसका क्या चैलेंज है कि अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जनरेट कर जाएगा तो क्या होगा,
ये एक पूरा नोट आपने बना के लेके आना। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कब खानी चाहिए एंटीबायोटिक्स, इनका कोर्स पूरा करना चाहिए, ठीक है, उससे पहले नहीं छोड़नी चाहिए। ये बातें हैं, जेनेरिक बातें हैं, मुझे कोई मेडिकल साइंस नहीं इसके ऊपर आपसे चाहिए। एंटीबायोटिक्स पे नोट एंड वैक्सीन पे नोट। दस दिन है आपके पास, विद इन 10 days। अच्छा जी, 3 हो गए, ये 2 पेजर आपका ये बन जाएगा। और एक आपने लास्ट क्वेश्चन है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन। अगर आप गौर करें तो मैंने आपसे छठी सातवीं की बायो पूछी, मैक्सिमम 9th या 10th स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर की ये बायो नहीं। ठीक है जी, कोई जिन लोगों ने बायो नहीं पढ़ी उन्होंने अपने लिए हवा नहीं बनाना इस चीज को। देखिए मेरी अर्ज सुने, 5 नंबर का सवाल हो चुका हुआ बच्चे। अब इस तरह सवाल नहीं बनता, राइट एंड नोट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है जी, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। अच्छा, इस तरह से अब सवाल नहीं पूछा जाता, पूरा पूरा सिस्टम नहीं पूछा जाता। सवाल बताता हूं आपको पिछले सालों से क्या आ रहा है। सवाल आएगा, लीवर इज द चीफ केमिस्ट ऑफ योर बॉडी, डिस्कस, यानी फंक्शंस ऑफ लीवर पूछे गए। ठीक है जी, किडनी आपकी बॉडी के अंदर एक स्टेन का काम करता है, यानी छलनी का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, इसके ऊपर डिस्कशन करें। फंक्शंस ऑफ किडनी पूछ रहा, ठीक है। What do we need to mention in animal and plant classification? This is one topic that have never studied. ओहो क्या हो गया, प्लांट किंगडम के अंदर आपने फिश नहीं पढ़ा, बर्ड्स नहीं पढ़े, मैमल्स नहीं पढ़े, ठीक है, वही बताने। इनमें से कोई एक टॉपिक भी 7th या 8th स्टैंडर्ड से ऊपर का नहीं है, इसलिए आपने इस पे नहीं डरना। और मुझे आपने इसके अलावा डायग्राम्स बना के देनी है ह्यूमन आई की, ह्यूमन आई, ईयर एंड हार्ट, इसकी डायग्राम्स आपने बनानी है। बल्कि आई और ईयर जो हैं, इनके एक एक, हर फंक्शन का एक एक, हर पार्ट का एक एक फंक्शन देना है। वन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। और हार्ट जो है, इसके साथ आपने क्या करना है, हार्ट के साथ आपने मुझे बना के देना है ब्लड का सर्कुलेटरी, जो ब्लड सर्कल है। ये 5 आपके टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मुझे आपसे असाइनमेंट चाहिए। ये मेडिकल जर्नल से तो डाटा ना उठाना शुरू करें, और नहीं खुदा को खौफ करें। बेसिक लेवल पे ये बिल्कुल बुनियादी छोटी छोटी चीजें हैं, ये वही आपने करनी। लेकिन कोशिश करें कि आसान जुबान में जितना ज्यादा लिख सकते हैं वो लिख के लाएं, और सबसे शेयर करें एक दूसरे के साथ। और ये यूं समझे आप सबकी एक कलेक्टिव एफर्ट है, आप सबके कलेक्टिव नोट्स हैं जो आप लोगों ने तैयार करने। गंदी डायग्राम जो भी आएगी मैं कांटा मार दूंगा उसके ऊपर, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा और दोबारा बनवाऊंगा। डू वी सबमिट इट टू आवर क्लास इन्विजिलेटर डायरेक्टली टू यू? देखें, आप एडमिन को दे दें, ठीक है जी, नहीं भेज सकते व्हाट्सएप कर दें, कुछ भी कर दें, और फिर मुझसे पूछें क्लास में कि सर मेरी असाइनमेंट चेक हुई कि नहीं हुई, पीछा करें और उसके ऊपर रिमार्क्स लें। ठीक है, बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, मुझे भी भूल जाती हैं, बाकी ग्रुप्स की भी आई होती है। ये बिल्कुल आसान है और ये आपने करना है, 10 दिन है आपके पास। ठीक हो गया, वैसे तो ये 1 घंटे का काम। डन।
हार्ट कर लिया हुआ है सर, तो बस ठीक है, दोबारा कर लो। जी जी बस। ब्रेक, ओहो, कितनी ब्रेक चाहिए आप लोगों को? थक मैं भी गया हूँ, मेरी भी टांगें सूज रही हैं अब खड़े हो, 2 घंटे होने वाले। बच्चे अगर जाहिदा अगर आप बना सकते हैं तो बेस्ट है, ना भी बने तो ब्रेन की डायग्राम जरूरी नहीं है। ठीक है जी, लिवर की बना लें, किडनी की बना लें, इन दोनों की तो जरूर दे दें। ब्लड और ब्रेन की क्या डायग्राम बनानी? ठीक है, चलें। 10 मिनट्स ब्रेक है, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूं, आप लोग भी 10 मिनट के बाद फिर आए, फिर आगे शुरू करें। ओके।